Good morning, all of you. Class 9. Welcome you all to this live session again. And today's thought is, बच्चे, don't choose the path of majority. Choose only the right path. आप अपने जीवन में कभी भी ऐसा रास्ता मत अपनाइए जो सब लोग अपना रहे हैं और सभी एक रास्ते पर चले जा रहे हैं। आपको सिर्फ वही रास्ता अपनाना चाहिए जो आपके लिए सही है, आपके जीवन के लिए सही है। तो बेटा, कल हमने प्रेमचंद के फटे जूते का चौथा गद्यांश पूरा किया था। आज हम पढ़ेंगे 5वें गद्यांश से। यहाँ पर लेखक कहता है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में नहीं मिलता था, और जूता हमेशा टोपी से कीमती ही रहा है। जूते की कीमत टोपी के कीमत से ज़्यादा रही है, और अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हो जाती हैं। तभी भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हैं। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यहाँ पर जो लेखक है बेटा, वो प्रेमचंद से ये कहता है कि टोपी जो है वो सस्ती है, जूता महंगा है। जूता 5 रुपए का है और टोपी सस्ती है। और इस विडंबना से, इस चीज को देखकर हमेशा से लेखक के मन में एक चुभन रही है। चुभन क्यों रही है, इसका क्या अर्थ है कि लेखक का कहना है कि टोपी जो है वो सस्ती आती है, केवल 8 आने की आती है, और जूता जो है वो 5 रुपए से कम नहीं है, और उसकी कीमत ज़्यादा होने के बावजूद भी उसे पैरों में पहना जाता है, और टोपी की कीमत कम होते हुए भी उसे सिर पर पहनाया जाता है। तो वो कहता है कि महान कथाकार हो तुम, उपन्यास सम्राट हो तुम, युग प्रवर्तक के नाम से जाते हो, और पता नहीं किन किन नामों से तुम जाने जाते हो, मगर फिर भी तुम्हारा जूता जो है वो फटा हुआ है। वो कहता है मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मेरा भी जूता फटा हुआ है जिस प्रकार तुम्हारा जूता फटा है, यूं ऊपर से लेकिन अच्छा दिखाई देता है। लेखक कहता है कि तुम्हारा जो जूता है वो नीचे से ठीक है, ऊपर से फटा हुआ है। ऊपर से उसमें बड़ा सा छेद है कि अंगूठा बाहर दिखाई दे रहा है, और मेरा जूता नीचे तले से फटा हुआ है, उसमें अंगूठा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब अंगूठा जमीन से घिसता है या पैनी मिट्टी पर रगड़ खाता है तो लहूलुहान हो जाता है, यानी कि खूनम खून हो जाता है, और पूरा तल्ला नीचे गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी, और तुम्हारी उंगलियां बाहर दिखाई दे रही हैं, पर पांव सुरक्षित है। यहाँ पर बेटा वो अपनी स्थिति और लेखक की स्थिति में जो समानता दिखा रहा है, वो ये कह रहा है कि जिस प्रकार तुम आर्थिक स्थिति से परेशान हो, उससे ग्रस्त हो, उसी तरीके से मेरी भी आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं है। फर्क ये है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति थोड़ी ज़्यादा और ख़राब है। और दूसरी बात कहता है कि तुम्हें दिखावटी पने में कोई रुचि नहीं है, यानी कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है बच्चे कि लेखक कहता है कि तुम्हें दिखावटी पने से दूर रहना है, तुम दिखावटी पना नहीं करते हो, लेकिन हम जो है वो उसी पर्दे को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि
जैसे लोग वास्तविकता को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं, जबकि प्रेमचंद जो है जैसा व्यक्तित्व सच्चाई और सादगी को अपनाने वाला है वो उसी को अपनाते हैं। समझ आ गया? तो लेखक कहता है कि उसका स्वयं का जूता बहुत अच्छा नहीं है, वो भी नीचे से फटा हुआ है, मगर उस फटे जूते को वो कहता है क्योंकि मेरा जूता नीचे से फटा है, चाहे मेरा पैर लहूलुहान हो जाता है, मगर दुनिया के सामने, समाज के सामने मेरी इज्जत पर पर्दा पड़ा हुआ है, ऊपर से फटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और तुम्हारा तो ऊपर से फटा हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारी तो इज्जत दुनिया के सामने सामने आ गई है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। तो यहाँ पर बेटा लेखक ने पर्दे का नाम लेते हुए इसी चीज को प्रकट किया है कि तुम्हें हम इज्जत के लिए मरते हैं और तुम जैसे हो वैसे ही दिखाई देना चाहते हो। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, इसका एक प्रश्न आप नोट करिए। लेखक टोपी और जूते के मूल्यों की तुलना किस प्रकार करता है? किस प्रकार करता है? वो टोपी और जूते की तुलना करते हुए कहता है कि टोपी 8 आने की मिल जाती है और जूतियाँ उस समय भी 5 रुपए से कम में नहीं मिलता था। आज तो जूते की कीमत इतनी बढ़ गई है कि उस कीमत में 20 टोपियाँ आसानी से खरीदी जा सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे इसी पैराग्राफ में से कि लेखक किस विडंबना को देखकर दुखी है? तो बच्चे, लेखक कम कीमती वाली टोपी जो हम सिर पर पहनते हैं, सिर पर रखी जाती है, जबकि कीमती से भी कीमती जूता अगर है तो वो पैरों में ही पहना जाता है, फिर भी जूते की कीमत जो है वो टोपी से कम नहीं है। इस विडंबना की मार एक साहित्यकार को भी झेलनी पड़ रही है और इसी को देखकर लेखक जो है वो दुखी है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, लेखक ने गद्यांश में किस विरोधाभास की ओर संकेत किया है? यहाँ पर लेखक ने उस विरोधाभास की ओर संकेत किया है जिसके तहत एक ओर प्रेमचंद को महान कथाकार, उपन्यास सम्राट और युग प्रवर्तक कहा गया है, वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास पहनने के लिए सही सलामत ठीक ठाक से जूते भी नहीं हैं। इस विरोधाभास को लेखक ने प्रस्तुत किया है। अब अगर हम आगे चले बेटा, यहाँ पर लेखक कहते हैं तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह कभी नहीं खिंचवाऊंगा। लेखक को कह रहा है कि तुमने फटा जूता भी इतनी ठाठ से, इतनी शान से पहना हुआ है, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आ रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा फटा जूता नहीं पहन सकता और फोटो तो बिल्कुल भी नहीं खिंचवा सकता ये पहनकर। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसला परस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? अब आगे वो कहता है, क्या हीरो का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू के खेत को चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है कि माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया है मेरी जनता के लेखक। यहाँ बेटा लेखक जो है वो प्रेमचंद जी के बारे में बातें कर रहा है और वो बड़े ठाठ से फटे जूते पहने हुए हैं, जबकि लेखक ऐसे जूते कभी नहीं पहन सकता है। और लेखक उनकी व्यंग भरी मुस्कान का मतलब पूछता है। जैसे छोटी सी मुस्कान लेकर प्रेमचंद ने फोटो खिंचवाई थी, उस व्यंग भरी मुस्कान का मतलब पूछ रहा है। वो प्रेमचंद के लिखे हुए कई कहानी के पात्रों का सहारा लेता है। यहाँ पर जो लिखा है कि गोदान हो गया,
आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, हीरो का गोदान हो गया, पूस की रात में नील गाय हल्कू के खेत। ये सारे उनके लिखे हुए कहानी के पात्र हैं। तो उन कहानी के पात्रों का सहारा लेकर अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है लेखक। और लेखक जूता के फटने का कारण भी जानना चाहता है। और आप ये देखिए, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे लेखक कहता है, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटे हो। वो कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा तुम चले भी हो, अगर चलते भी ज़्यादा हो, तभी भी जूता फटता नहीं है, जूता नीचे से घिस जाता है। और तुम, मुझे लगता है कि शायद बनिए के तगादे का यहाँ मतलब है बेटा कि जो हम राशन पानी का सामान लेकर आते हैं दुकान से, वो बनिया क्या पैसा लेने के लिए तुम्हारे घर बार बार आकर तुम्हें परेशान कर रहा था, जो तुम उससे बचने के चक्कर में मील 2 मील का चक्कर लगा कर घर लौटे हो। फिर वो कहता है, आने जाने में क्या तुम्हारा जूता घिस गया, उसे बड़ा पछतावा हुआ। ठीक है। और उसके बाद वो कहता है, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुला कर देने वाले के लिए कहा था, जिसके देख दुख उपजत है, तिनको करबो पैर सलाम। यहाँ पर बेटा वो ये अनुमान लगा रहा है, क्योंकि वो जूता फटने का कारण जानना चाहता है, तो इसके लिए वो अनुमान लगाता है कि ज़्यादा चलने से शायद तुम्हारा जूता घिस गया होगा, फट गया होगा। किंतु वो कहता है ज़्यादा चलने से जूता फटता नहीं, घिस जरूर जाता है। और लेखक फिर बताता है कि यहाँ पर जो लिखा है कि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने में घिस गया था और उसे बड़ा पछतावा हुआ था। यहाँ पे कुंभन दास किसे कहा गया है बेटा, ये जानने के लिए आपको भक्ति काल के कवि कुंभन दास है। भक्ति काल जो था हमारा, उस काल के कवि हैं कुंभन दास जी, जिनका जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। और वो ये कहते हैं कि आने जाने में जब उनका जूता घिस गया, तो इसी कारण वो भगवान का नाम लेना भी भूल गए, क्योंकि उनका सारा ध्यान उनके जूते पर गया कि उनका जूता घिस गया, और इसी कारण वो भगवान का नाम लेना भी भूल गए। और उन्होंने बुलाकर कुछ देने वालों के विषय में कहा है। जब कोई आप भगवान के आप घर आप जाते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, कुछ भगवान आपको वरदान देते हैं, आप कुछ मांगते हैं, आपकी मुराद पूरी होती है। वो ये कहते हैं इस विषय में कि उनको देखने के लिए कष्ट उठाने तो पड़ते हैं, और उन्हीं के सामने सिर झुकाकर हमें नमन भी करना पड़ता है। अब आगे लेखक कहता है, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई हो। यहाँ पर बेटा वो ये कहता है कि बार बार एक प्रश्न उसके मन में उठता है कि प्रेमचंद का जूता जो है वो क्यों घिस गया, कैसे फट गया। अब लेखक उस पर कहता है कि उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को अपनी ठोकर से हटाने का प्रयास किया होगा। इसका अर्थ, इस लाइन का अर्थ ध्यान से देखो बेटा, कि किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, सदियों से इस समाज की बुराइयों और कुरीतियों को जो जम चुकी हैं, उनको लेखक ने हटाने का प्रयास किया होगा, उन्हें ठोकर मारकर हटाना चाहा होगा। इसी वजह से उनका जूता है जो फट गया है। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। यानी कि वो ये कहते हैं कि तुमने कई रास्तों की अड़चने
यहाँ पर टीला का अर्थ है बेटा अड़चने। रास्तों में आने वाली अड़चनों को उन्होंने जूते की ठोकर से हटाना चाहा होगा। वे उनसे बचकर नहीं निकलना चाहते थे, उन रास्ते की अड़चन को वो हटाना चाहते थे और इसी वजह से उस पर ठोकर मारने की कारण उनका जूता फट गया। आगे वो कहता है तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। यानी कि वो कहता है तुम ऐसी परिस्थितियों से समझौता भी तो कर सकते थे। ठीक है, टीलों से समझौता हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ना तोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती हैं। यहाँ पर वो प्रेमचंद जी से ये कहना चाहता है कि सारी नदियां, जरूरी नहीं है, नदियों का वेग बहुत तेज होता है। जब वो बहना शुरू करती हैं अपने वेग में तो रास्ते में आने वाली सारी अड़चनों को हटाती हैं, पत्थर तक को तोड़कर वो अपना रास्ता बनाकर निकल जाती हैं। मगर लेखक कहता है कि कई बार नदियां भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। यानी कि अगर बहुत बड़ी कोई परेशानी है, कोई पहाड़ है आगे, तो वो भी अपना रास्ता बदल कर निकल जाती हैं। तो क्या तुम परिस्थितियों से समझौता नहीं कर सकते थे? जरूरी नहीं था कि तुम उन पर प्रहार करके उनको हटाने की कोशिश करो। समाज की बुराइयों और कुरीतियों को हटाने की कोशिश में तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता ही फाड़ लिया है। चलो बेटा, अब हम इसके आगे का पार्ट कल करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स राउंड शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए।